नमस्कार सभी बीएलई भाइयों का। मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश से। आज की मुलाकात श्रृंखला के क्रम में आज हम सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज जो हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से दी जाती है आधार यूसीएल के जरिए, उस पर चर्चा करेंगे कि यूसीएल से हम अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्या क्या काम कर पा रहे हैं और काम करने के दौरान हमसे जो कुछ एक गलतियां हो रही हैं, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियों को हमें ध्यान रखना है। कुछ एक अपडेट्स हैं सॉफ्टवेयर को लेके, सॉफ्टवेयर में भी कुछ एक चेंजेस हुए हैं, तो उस पे इस सेशन में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू कर लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में यूसीएल से काम कर पा रहे हैं वो केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, नेम करेक्शन, बायोमेट्रिक, इस तरह की जो जेंडर अपडेट है, ये सब सर्विसेज हम नहीं कर सकते हैं। हम केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट पर काम कर सकते हैं अपने यूसीएल के माध्यम से। कुछ एक चीजें हैं, हम जब काम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने सेंटर पे, जो भी हमारे बीएलई भाई आधार यूसीएल के माध्यम से आधार अपडेट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस दौरान हमें कुछ एक चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि अभी बहुत बड़े स्तर पर ग्रीवियांस और फील्ड से अ, शिकायत आ रही है कि हम लोगों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हैं। तो इन ग्रीवियांस को कंट्रोल करने के पर्पज से हमारे सेंटर पे हमें खुद भी जानकारी होनी चाहिए और जो रेजिडेंट्स हैं तो उनको भी हमें इन चीज़ों के बारे में बताना है स्पष्ट, और ये चीज़ें हमारे सेंटर पे डिस्प्ले हो रहनी चाहिए। जैसे कि कोई भी रेजिडेंट है तो आप जब भी काम कर रहे हैं तो उसको 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है अपने सेंटर पर लगा कर रखिए और उस रेजिडेंट को अच्छे से बताइए इस नंबर के बारे में कि रेजिडेंट अपने एनरोलमेंट की स्थिति को इससे पता कर सकता है। इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जो भी रेजिडेंट ने आपके यहाँ पे आधार अपडेट कराया है तो उसकी क्या प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, तो वो इस पे पता कर सकता है। उसको शिकायत है या कोई सुझाव है तो मेल आईडी भी है help@uidi.gov.in, तो उस पर भी मेल कर सकता है। तो ये जो ग्रीवियांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को या कोई सुझाव है, शिकायत है किसी रेजिडेंट को, तो वो यूआईडी तक पहुंचा पाए उसके पर्पज से ये हेल्पलाइन नंबर और ये मेल आईडी बहुत जरूरी है कि आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके सेंटर पे डिस्प्ले रहें और साथ में आप रेजिडेंट को भी इसके बारे में बताएं। आप जो भी काम कर रहे हैं आधार में, तो सभी और बीएलई भाइयों से अनुरोध है, विशेषता जो यूसीएल पे काम कर रहे हैं, कि आप यूआईडीआई की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करते हुए उसको दिमाग में रखते हुए ही काम करें, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड है या फिर चार्जेस को रिलेटेड है कि जो निर्धारित शुल्क है वही हमको लेना है। अपने सिस्टम को कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को रिमोट पर नहीं देना है हमें। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर के साथ टैंपरिंग है, रबड़ थंब है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यही सभी चीज़ें जो है यूआईडीआई की गाइडलाइन रूल्स में आती हैं, तो उनको दिमाग में रखते हुए हमें काम करना है। पिछले कुछ एक समय से एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए, हमारे ऑपरेटर्स के लिए भी और भी जो भी इस इकोसिस्टम में हैं जुड़े हुए, हम लोगों के लिए भी खुद अपने आप में चैलेंज है कि आए दिन देखने के लिए कुछ एक चीज़ें मिलती हैं कि गलत तरीके से एनरोलमेंट करना या गलत तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लोग यूज करते हैं। तो इन गलत तरीके से सॉफ्टवेयर्स को जो भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं या क्लोनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने का सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम जब भी जिस भी मशीन पे हमारा यूसीएल रजिस्टर्ड है या आधार सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, उस सॉफ्टवेयर को आप बिल्कुल सिक्योर रखिए। उस सॉफ्टवेयर का आपने जिस सेंटर पे आप लोग काम कर रहे हैं या आपने जहाँ पे भी रात को बंद करके जाते हैं, या जो भी हार्डवेयर है उसका बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जो भी है आपकी स्कैनर है, आइरिस स्कैनर, तो वो ये जितना भी हार्डवेयर आधार की मशीनरी है वो सभी आप अपने सेंटर पे सिक्योर प्रीमाइसेस में रखिए। उसको जो भी आप और भी काम करते हैं हमारे बीएलई सेंटर पे, तो उससे थोड़ा सा सेपरेट पोर्शन बनाकर वहां पे काम करिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, बाह्य व्यक्ति जो है आपको आपके सिस्टम को कभी भी रिमोट पर लेने के लिए कॉल करता है तो उसको आप पहले वेरीफाई कर लें कि वो कॉल ठीक है या नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी की बात करें तो हमारी टीम से कॉल जाता है या आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कॉल आती है, तो इस चीज आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी
अवेयर हैं और हमारी टीम में जो भी मेंबर्स हैं उससे भी अवेयर हैं। अगर अननोन कोई भी कॉल आती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है या आपको लग रहा है कि ये नंबर तो ऐसा नहीं है जो कि सीएससी के किसी टीम मेंबर का है, तो आप उसको तुरंत जो है वेरीफाई करें और उसके बाद ही अगर लगे कि हाँ ये आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बता दिया या हम लोगों ने बोला है कि हाँ ये ठीक है, हमारी टीम से ही कॉल जा रही है इस नंबर से, तभी आपको सिस्टम रिमोट पर देना है। नहीं तो आपको किसी भी अपने अन्य साथी को या किसी अनजान व्यक्ति को अपना जो भी सेटअप जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पे आपका यूजर रजिस्टर्ड है, वो आपको नहीं देना है। इस तरीके से ही हम जो भी जाने अनजाने में जो चीजें हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आपकी मशीन का मिसयूज होकर और वो गलत तरीके से कोई एनरोलमेंट करने लगता है, तो इस चीज को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा आप डेली डेली जो भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, ईओडी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो अपनी ईओडी रिपोर्ट को आप अपने जो भी रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं उससे चेक कर लें कि आपने किसका काम किया और कितना काम किया है। तो अपनी सिंक रिपोर्ट से आपके जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं पर डे के, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते रहें। ऐसा तो नहीं है कि आपने काम 5 एनरोलमेंट किए हैं और आपके सिस्टम में जो है अचानक से आपकी जो सिंक रिपोर्ट है उसमें एनरोलमेंट काउंट ज़्यादा आने लग गया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम क्रॉस चेक करते हुए इस प्रोसेस को, इस जो भी ये मेल प्रैक्टिसिंग चल रही है फील्ड पर, उसको हम रोक सकते हैं। और इसे रोकने में आपका बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ये चीज़ें फील्ड से आ रही हैं और ऐसी चीज़ों पे यूआईडीआई बहुत सख्त है। इसमें फिर सस्पेंशन भी हो रहा है, साथ में पेनल्टी भी लग रही है और लीगल एक्शन भी लिया गया है कुछ एक केसेस में। तो हमें किसी भी तरह से ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि इस तरह से इंसिस्ट करते हैं या फिर गलत तरह से एनरोलमेंट करने के लिए ऑफर करते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए कि यूआईडीआई के द्वारा जो ईसीएमपी क्लाइंट है या जो चाइल्ड एनरोलमेंट लोग करते हैं, वो चाइल्ड एनरोलमेंट टैबलेट से करते हैं। जो ऑथराइज सॉफ्टवेयर है उसी के माध्यम से एनरोलमेंट होता है। इसके अलावा कोई भी और वेब पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिससे कि आधार अपडेट या फिर आधार नया बनता है। तो हम जो भी ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स हमारे बीएलई जो आधार इकोसिस्टम का पार्ट हैं, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए, वो अवेयर रहें इस चीज़ से कि यूआईडीआई या जिस रजिस्ट्रार से वो काम कर रहे हैं, जैसे सीएससी से रजिस्ट्रार से काम कर रहे हैं, तो सीएससी ने जिनको ऑथराइज किया है यूसीएल पे काम करने के लिए, जिनकी मशीन रजिस्टर्ड हुई है, जिनका क्रेडेंशियल बना है, वही यूसीएल के माध्यम से आधार अपडेट की सर्विसेज को दे सकता है। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम केवल डॉक्यूमेंट की बात करें तो एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो एड्रेस अपडेट में ही डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है। तो एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 2 सर्विसेज हमारे पास हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेजिडेंट्स के यूज करते हैं। एड्रेस में एड्रेस प्रूफ यूज करते हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड, उसमें कुछ एक चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनकी कुछ एक वैलिडिटी होती है। तो जो भी रेजिडेंट इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो उसको आप चेक कर लें कि वो डॉक्यूमेंट बियॉन्ड द मतलब जो डॉक्यूमेंट वो लेकर आया है वो जो उसकी वैलिडिटी है वो पीरियड के अंदर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट है उसकी भी वैलिडिटी होती है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आप लोग यूज करते हैं किसी भी ग्राम प्रधान से प्रमाणित किया हुआ, गजिस्टर्ड ऑफिसर से प्रमाणित किया हुआ, तो उसमें भी जो डेट का कॉलम है वो डेट मेंशन होनी चाहिए और डेट 3 महीने के अंदर की पड़ी हुई होनी चाहिए। कई बार जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर डेट नहीं पड़ी होती है या फिर डेट जो है वो 3 महीने से ज्यादा पहले वेरीफाई या सिग्नेचर किया हुआ वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को हमें यूज नहीं करना है। उस सर्टिफिकेट पे भी 3 महीने के अंदर की डेट है तभी आप यूज करें। वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो है 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट भी जो है उसका भी जो एक्सपायरी डेट होती है, जितना भी समय के लिए वो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, तो उसके अंदर की वैलिडिटी वाला ही रेंट एग्रीमेंट आप एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करें। एक बड़े लेवल पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है एचओआई बेस्ड एड्रेस अपडेट। हमारे बीएलई भाई जैसे कुछ एक रेजिडेंट होते हैं जिनके परिवार में मान लीजिए जो मुखिया है उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो अपने आधार में जो उसके एड्रेस है उसके बिहाफ पे अपने फैमिली मेंबर्स जो कि डाउनलाइन हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, मदर फादर या उसके पुत्र पुत्री हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं उसके, उनका भी एड्रेस अपडेट अपने आधार के बिहाफ पे वो करा सकता है इस डिक्लेरेशन को देने के बाद में।
इस डिक्लेरेशन को भरने का जो तरीका है, एक सैंपल है ये सामने, इस तरह से आप उस डिक्लेरेशन को भर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर आप जो रेजिडेंट है वो रेजिडेंट अपना पूरा डिटेल भरता है कि मेरा नाम ये है और मेरा आधार नंबर ये है। उसके बाद में जो नीचे डिक्लेरेशन है वो जिसका आधार अपडेट कराने जा रहा है उसकी डिटेल भरी जाती है, और सिग्नेचर भी इसमें HOF जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसका सिग्नेचर होता है यहाँ पे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी को समझते हुए ही आप यूज करें, क्योंकि इसमें आधार एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हुए जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है उसको गलत जानकारी देते हुए अगर आधार अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो जिसका आप अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं उसका तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, साथ में जिसका आप जिसने इसको डिक्लेरेशन दी, जो इसको कराना चाह रहा है तो उसका भी आधार सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ही यूज करना है। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पे हम लोग पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया इस पे काम कर रहे हैं। UIDAI के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया कि ऐसे सभी रेजिडेंट जिनका आधार बने हुए 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंट से जो भी ID एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोबारा से अपने आधार में अपडेट कराने की जरूरत है। अगर उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज नहीं किया है उनको भी कराने की जरूरत है। अगर उन्होंने अपने आधार में डेमोग्राफिक अपडेट से संबंधित, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने नाम में संशोधन कराया तो इसका मतलब उन्होंने ID प्रूफ यूज किया होगा, उस समय एड्रेस प्रूफ यूज नहीं किया होगा। क्योंकि ये ड्राइव है एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ दोनों ही तरह के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, अगर उन्होंने उनका आधार 10 साल से ज्यादा पुराना बना हुआ है, इस बीच उन्होंने ID एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट यूज करते हुए कोई भी डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं कराए हैं, तो ऐसे सभी आधार धारकों को दोबारा से अपने ID एड्रेस प्रूफ आधार में अपलोड कराने की जरूरत है। इस पर पिछले 1 साल से लगभग जो है हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस पे रेस्पॉन्स रेजिडेंट्स की तरफ से या फिर हमारी तरफ से भी जो एफर्ट्स दिखने चाहिए वो नजर उस तरह से नहीं आ रहे हैं। UIDAI को हमसे बहुत अपेक्षा है, हमारे BLE भाई ने बहुत अच्छा काम किया है अब तक आधार की सर्विसेज पे। तो हम थोड़ा सा इस पे और एफर्ट्स करें। अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने जो रिलेशन में हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनके अभी तक आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट आप लोग नहीं किए हैं तो उसको करिए जरूर ध्यान से, और उन्हें बताएं कि इसको कराने की जरूरत है। क्योंकि इसको लेके सपोर्ट के लिए गजट भी जारी कराया गया, गजट भी जारी हुआ है, तो आप वो गजट की कॉपी अपने सेंटर पे रख सकते हैं, जिससे कि कोई ये ना समझे कि आप अपनी तरफ से इसके लिए बोल रहे हैं। चूंकि उनका आधार अभी काम कर रहा है, वो जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे उनका आधार एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो आधार वर्किंग में है तो हम फिर इसको ID एड्रेस प्रूफ को क्यों अपडेट कराएं। तो उनको समझाएं कि आपका आधार भले ही अभी काम कर रहा है, लेकिन जो UIDAI के द्वारा बताया गया है कि अगर आप अपने ID एड्रेस प्रूफ अपडेट नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में जो आप सरकारी या गैर सरकारी स्कीम्स का लाभ आधार के बेस पर ले रहे हैं तो वो हो सकता है उनको ना मिल पाए। जैसे कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको राशन मिलता है, पेंशनर हैं उनको पेंशन मिलती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी इसी से लिंक कर दी गई है। EPF अगर उनका PF ऑफिस से PF है, तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आधार के बेस पर बैंक में लेन देन करते हैं, तो बैंक अकाउंट्स हैं तो वो भी चीजें जो है वो फ्रीज हो जाएगा अगर वो KYC नहीं कराते हैं समय पे। तो इस तरह से जो बहुत सारी चीजें या बहुत सारी सर्विसेज आधार से लिंक्ड हैं वो इन सर्विसेज से उनको वंचित रहना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम उन्हें पॉजिटिव वे में समझाएं। चूंकि ये जो है अभी तक इसको वॉलेंट्री बोला गया है, तो वॉलेंट्री को ध्यान में रखते हुए ही आपको रेजिडेंट को समझाना है। आप अगर दिन भर में आपके पास में, चूंकि जो भी हमारे BLE भाई हैं वो बहुत सारी सर्विसेज पे काम करते हैं, आपका UCL है तो आपने बैंकिंग आपके पास में होगा, क्योंकि जितने ही बैंक BC हैं उन्हीं को हम UCL सर्विस दे पाते हैं। तो बैंकिंग के संबंध में आपके यहाँ पे रेजिडेंट आते होंगे। आप हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आपके पास में आय जाति निवास इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करते हैं, पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए भी रेजिडेंट को आधार की जरूरत होती है। तो आप जब भी कोई रेजिडेंट ऐसे सर्टिफिकेट को जारी कराने के लिए या फिर आपके पास में आता है, क्यों ना आपके यहाँ पे रेजिडेंट केवल फोटोकॉपी ही क्यों ना कराने आता हो, आधार की अगर फोटोकॉपी कराने कोई रेजिडेंट आ रहा है, आपके पास में आधार आया, तो आप अपने
आपसे उसको बताइए कि आपका आधार भाई साहब इतने बने हुए कितना समय हो गया, उसे थोड़ा सा जान, अगर 2 मिनट और उसके साथ में डिस्कस करेंगे, इन चीजों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि भाई अगर आपका आधार 10 साल से पुराना बना हुआ है और इस बीच में आपने कोई भी चेंजेस नहीं कराए हैं, तो अब उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, मेल आईडी लिंक है या नहीं है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपडेट उसने नहीं कराए हैं, तो उसको बताएं। और अपने सेंटर पे डॉक्यूमेंट अपडेट से रिलेटेड हमने पोस्टर बैनर आप लोगों को शेयर किए थे, गजट भी जो जारी हुआ है वो भी शेयर किया हुआ है। तो ये सभी चीजें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप रेजिडेंट को अच्छे से बताने या समझाने के पर्पज से अपने सेंटर पे लगा के रखें, जिससे कि वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके। दिन भर में अगर 10 लोगों को आप बताते हैं, उनमें से 2-3 लोग भी एग्री होते हैं, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होगा। और आपके लिए भी एक, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चूंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा कमीशन अर्न करेंगे। तो दिन भर में 10-15 अगर लोग आपके यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं, उनमें से 2-3-4 भी हम कन्वर्ट करवाए डॉक्यूमेंट अपलोड को लेके, या मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए, या मेल आईडी लिंक कराने के लिए, तो आप समझेंगे, देखेंगे कि अभी भी आपके पास में आराम से प्रतिदिन 10 से 15 एनरोलमेंट करने का स्कोप है। क्योंकि अभी जब से हमारी ये सर्विसेज कम कर दी गई, हम नेम डीओबी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बीच से बहुत ज्यादा ये मैसेज, या आप जब भी हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके बीच में जाते हैं, विजिट करते हैं, या फिर आपके साथ में हम बीसी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो आपका कहना यही रहता है कि सर अब बहुत कम सर्विसेज रह गई हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, अब हमारी स्ट्रेटेगी का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, या जो चीजें नहीं है, जो चीजें थी वो तो अब है नहीं, तो हमारे पास में फुटफॉल कम हो गया है। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारे पास अभी भी बहुत स्कोप है। मोबाइल नंबर की अगर बात करें तो 30% रेजिडेंट्स भी नहीं है अभी जिनके मोबाइल नंबर लिंक हैं। 30% से कम लोगों के आधार में ही मोबाइल नंबर लिंक है। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिनका आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है। अपडेट तो अलग पार्ट हो गया, लोग मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो अपडेट भी कराते हैं, एड्रेस अपडेट है, तो ये इस तरह से जो है। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए तो बहुत बड़े नंबर्स पे यूआईडीआई ने बताया है, जिन लोगों के 10 साल से पहले आधार बने थे, तो आप थोड़ा सा, हमें अब जरूरत है अपने एफर्ट्स करने की। अब वो समय नहीं है कि लोगों को हम एनरोलमेंट कर रहे हैं जिनके पास में आधार नहीं है। लगभग सबके हाथ में आधार पहुंच चुका है। अब वो आधार को जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसमें हम जितनी भी चीजें, मोबाइल नंबर, मेल आईडी लिंक, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये इस तरह से करके रेजिडेंट को अवेयर करें कि आपका आधार जो है वो स्ट्रांग तभी रह पाएगा जब ये चीजें जो होंगी आपके, चूंकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर लिंक रहेगा तो उसके आधार की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई उसके आधार का मिसयूज करना चाह रहा होगा तो उसके पास तुरंत अलर्ट आएगा कि कोई भी आपके आधार पे जो है यूज करना चाह रहा है। क्योंकि अगर कहीं पे भी हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के ऑथेंटिकेशन करते हैं तो तुरंत मोबाइल या मेल आईडी पे एक जो है इंटीमेशन आता है। तो इस पर्पज से आप रेजिडेंट को समझाएं कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी उनको लिंक कराना जरूरी है अपने आधार में, और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड भी वो कराएं अगर उनको आधार 10 साल से पुराना हो चुका है। पिछले कुछ 1-1.5-2 साल से लगभग जो है, जो पेनल्टी है डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आप तक पहुंच रही है। इस पेनल्टी को बचाने का एक ही तरीका है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख के वेरीफाई करने के बाद ही आप यूज करें। उस पर ओवर राइटिंग, कटिंग, वाइटनर लगा हुआ, या ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, या ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नहीं है हम फिर भी यूज कर रहे हैं। आप आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म को भरने के समय कोई त्रुटि हो रही है हमसे, या डॉक्यूमेंट ऐसा है जो रीडेबल नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं और फिर सॉफ्टवेयर में जो एंट्री कर रहे हैं उसमें डेटा में मिसमैच है, तो इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं उसके बिहाफ पे, डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी इम्पोज हो रही है। और अगर वो गलतियां, नंबर ऑफ जो एरर्स हैं वो मंथ में या फिर क्वार्टर में ज्यादा हो जा रहे हैं तो आईडी सस्पेंड भी हो जाती है। तो हमें डॉक्यूमेंट एरर पे फोकस करना है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद ही हम अपडेट करें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेम्परिंग या ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा फील्ड से आ रही हैं लगातार, तो हमें थोड़ा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है कि हम रेजिडेंट से जो निर्धारित शुल्क है आधार अपडेट की जो फीस है 50 रुपये ही चार्ज करें। हम हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस चीज़ पर ध्यान ना दें। हमें चूंकि यूआईडीआई की जो गाइडलाइन बताई हुई है वो हमें अच्छे से समझ में है, हमें उसको फॉलो करते हुए ही काम करना है। 50 रुपये निर्धारित शुल्क है आधार अपडेट का या डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो हम 50 रुपये ही चार्ज करें। इन केस अगर आप रेजिडेंट का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या उसको कोई और सर्टिफिकेट
बनाने में उसकी कोई हेल्प कर रहे हैं तो उसको अच्छे से बताएं और अपना रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उस सर्विस से संबंधित जो भी चार्जेज हैं उसके बारे में अच्छे से बताते हुए उससे आप चार्ज लें, और साथ में रजिस्टर मेंटेन करते हुए बताएं कि आपने जो है ये सर्विस हमसे ली है, इसका निर्धारित शुल्क कितना है, और उससे सिग्नेचर कराएं। तो रजिस्टर मेंटेन करना और रजिस्टर के साथ साथ आपको जो निर्धारित शुल्क है वही रेजिडेंट से चार्ज करना है। नहीं तो ओवर चार्जिंग करप्शन केसेस में जो है आईडी सस्पेंड होती है और फिर उस पर पेनल्टी भी हैवी पेनल्टी है, 50,000 पर ऑपरेटर पेनल्टी इम्पोज की जाती है यूआईडीआई के द्वारा, और आईडी भी सस्पेंड कर दी जाती है। कम से कम 1 साल के लिए आईडी सस्पेंड होती है ऐसे केसेस में। तो हमें थोड़ा सा इस चीज पे बहुत ज्यादा विशेषतः ध्यान देना है कि हम केवल मोबाइल नंबर एड्रेस अपडेट ही कर रहे हैं अभी और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो इसके जो निर्धारित शुल्क है 50 रुपए ही है, तो वो 50 रुपए ही लें। और एंडोनमेंट स्लिप जो भी रेजिडेंट काम कराने आता है उसको रेजिडेंट को एंडोनमेंट स्लिप वापस करें और पूरा स्लिप वापस करें। कई बार नोटिस में आता है या फिर जब वेरिफिकेशन करते हैं, फील्ड पे विजिट करते हैं, तो स्लिप जो है आधी अधूरी रेजिडेंट को दी जाती है या फिर सेंटर पे आपके पाई जाती है। तो इससे ये निकल के आता है कि हम जो है रेजिडेंट को स्लिप कंप्लीट वापस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हम निर्धारित शुल्क ही चार्ज करें रेजिडेंट से, और साथ में उसको जो स्लिप जो भी काम कर रहे हैं उसका वो कंप्लीट उसका हिस्सा दें। आप अपना जो आपको मशीन जो भी रजिस्टर्ड हुई है उसमें ही अपनी आईडी लॉगिन करें, किसी और के सिस्टम में अपनी आईडी लॉगिन करने की कोशिश ना करें। ट्राई ना करें कि आपका आईडी दूसरे की लॉगिन में आ रहा है तो आप सोचें कि लाओ मैं इस पे लॉगिन करके काम कर लेता हूं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें अपनी ही मशीन में जिसमें हमने रजिस्टर कराया है, फर्स्ट टाइम काम किया, लॉगिन करके उसी पे आपको काम करना है। आधार की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके सेंटर पे आपके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। इस चीज का विशेषतः ध्यान रखें आप। मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। वोटर आईडी को पीओए के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें जो है उसके बहुत और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप 2 साइडेड डॉक्यूमेंट होते हैं, तो दोनों तरफ से ही स्कैन करें। क्योंकि एड्रेस प्रूफ का अगर वो पार्ट उसके बैक हिस्से में है, पिछले हिस्से में है, तो अगर पिछला हिस्सा आप स्कैन नहीं करेंगे तो वो एड्रेस प्रूफ कैसे माना जाएगा। तो इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका जो है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में कुछ एक जानकारी रहती है, तो आप फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन उसका स्कैन करें। अब बात कर लेते हैं रीसर्टिफिकेशन। यूआईडीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं जो या यूसीएल पे जो भी काम कर रहे हैं, आधार ऑपरेटर हैं, उन सभी आधार ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को एग्जाम देने की जरूरत है। इसकी एक टाइमलाइन बनाई गई है कि ये एग्जाम दोबारा हम कब तक दें। जैसे जो 2011 से पहले जितने भी ऑपरेटर्स ने एग्जाम दिया होगा, चाहे वो एनएससीआईटी या सीपी से सर्टिफाइड हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 जनवरी 2024 तक अपने आप को एनएससीआईटी की साइट पर जाकर दोबारा से एग्जाम के लिए अप्लाई करते हुए एग्जाम देना जरूरी है। इसके बाद 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013 के बीच में जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 अप्रैल 2024 तक दोबारा से एग्जाम देना जरूरी है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 16 तक जिन्होंने किया होगा एग्जाम पास, तो उनको 1 जुलाई तक करना दोबारा जरूरी है। जनवरी 2017 से दिसंबर 2019 के बीच में जिन्होंने एग्जाम पहले पास किया था, तो उनको 1 अक्टूबर 2024 तक एग्जाम दोबारा से देना जरूरी है। ऐसे ही जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स ने एग्जाम पहले पास किया हुआ है, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 जनवरी 2025 के तक अपने आप को दोबारा से एनएससीआईटी की साइट पर जाकर एग्जाम के लिए अप्लाई करना है और दोबारा एग्जाम देना जरूरी है। इस एग्जाम को अप्लाई करते समय आपको एक ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। वो ऑथराइजेशन लेटर आप हमारे जो भी जिला प्रबंधक डीएम डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, उनके माध्यम से प्राप्त करेंगे। वो आपको ऑथराइजेशन लेटर देंगे। उस ऑथराइजेशन लेटर को आप एनएससीआईटी की साइट पर एग्जाम के समय जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अपलोड भी करेंगे, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो साथ में लेकर जाएंगे। उसके बिना आप एग्जाम के लिए ना तो अप्लाई कर पाएंगे, ना एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। तो सभी आधार में जो भी ऑपरेटर या सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पेज को अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि उन्होंने जो पहले एग्जाम पास किया हुआ है तो वो कब किया है, वो कौन से स्लैब में आ रहे हैं,
उस स्लैब के अकॉर्डिंग आप समय रहते अपने आप को दोबारा से एग्जाम में अप्लाई करते हुए एग्जाम जरूर दे दें। कुछ ऑपरेटर या सुपरवाइजर्स को एग्जाम अप्लाई करते समय कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो वो हम लोगों के तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं। उसमें हम आपकी हेल्प या आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कैसे आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले ऑपरेटर सुपरवाइजर थे, वो हो सकता है उन्होंने पहले जो एग्जाम दिया था उस समय उनकी रजिस्ट्रार या एजेंसी कोड कुछ और थी, प्रेजेंट टाइम में उनका रजिस्ट्रार और एजेंसी कोड कुछ और है। डिफर होने की वजह से काफी ऑपरेटर्स को ये चैलेंज या इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वहां पर वो इनवैलिड एजेंसी या रजिस्ट्रार कोड दिखाकर ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे ऑपरेटर और सुपरवाइजर हम लोगों से संपर्क करें, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने में मदद करेंगे। वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के थ्रू हमारे तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाएं, जिससे कि हम उनको उनकी प्रॉब्लम का समाधान दिला सकें। तो सभी ऑपरेटर्स से और सुपरवाइजर से ये गुजारिश है कि आप इस समय रहते अपना जो भी आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है, अपने आप को दोबारा से रीसर्टिफाइड जरूर कर लें। अभी प्रेजेंट टाइम में यूआईडीआई के द्वारा जो भी 181-1 से बिलो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो बंद कर दिए हैं। तो आपकी अगर मशीन इन सॉफ्टवेयर्स पे 178, 180, 181 मतलब 181 से नीचे जो भी सॉफ्टवेयर के वर्जन है, अगर किसी पर भी आपकी मशीन चल रही है तो आप चेक करें, क्योंकि इन वर्जन को अब यूआईडीआई के द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर आपकी मशीन सिंक हो रही है, आप काम कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपके पैकेट रिजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, या आपकी मशीन हो सकता है सिंक होना भी बंद हो गई है। तो आप ये ध्यान दें, प्रेजेंट टाइम में 182-3, 183-2 ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए। आप इस सॉफ्टवेयर को देख लीजिए अच्छे से कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा, आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर जनरली ऑटो अपडेट होता है। आपके जो आधार की सर्विसेज होती हैं उसमें आधार ओटीए सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करें। अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पा रहा है, ओटीए सर्विस को स्टॉप स्टार्ट करने के बीच में आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पाएगा, या आपकी जो सर्विसेज हैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होंगी, तब भी आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको मैनुअल जो है अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कराने की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों से आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से संपर्क करें, जिससे कि हम आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कराने में आपकी मदद कर सकें। आप 181 से नीचे किसी भी सॉफ्टवेयर पर अगर काम कर रहे हैं, मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज को, 181-1 से नीचे कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना आप रोक दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो पैकेट आपके जनरेट ना हो, रिजेक्शन में चले जाएं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। 182-3 वर्जन पे जो भी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उनको वहां पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यूनिवर्सल ईसीएमपी। तो आपको ईसीएमपी पे सेलेक्ट करते हुए अपना सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। अभी यूनिवर्सल जो सॉफ्टवेयर है या यूनिवर्सल ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको यूनिवर्सल पे क्लिक नहीं करना है, ना ही यूनिवर्सल के थ्रू आपको लॉगिन करने की कोशिश करनी है। आपको ईसीएमपी सेलेक्ट करके ईसीएमपी के थ्रू ही लॉगिन करना है। कुछ और बातें हैं जो कि आप ध्यान रखें, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि हम अब केवल अपने यूसीएल के माध्यम से एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपडेट पर ही काम कर रहे हैं। हम ना तो नेम, ना डीओबी, ना जेंडर, ना फोटो, ना बायोमेट्रिक इस तरह से या नया आधार, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का विशेषता ध्यान देना है कि कभी भी अपने सॉफ्टवेयर के साथ में किसी भी तरह से कुछ भी टैंपरिंग या फिर हमें जो है उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ भी सिस्टम को बाईपास करने की जरूरत नहीं है और उसकी कोशिश ना करें। हम केवल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ही ऑथराइज हैं और इस पर ही हम अभी काम करेंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति को हमें इंडेक्स पर नहीं देना है। और जो भी आप यूसीएल पे काम कर रहे हैं जिस सिस्टम में, कोशिश करिए कि उस पे अननेसेसरी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर कुछ और भी साइट्स हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो कुछ एक साइट्स होती हैं, तो उनका आप जो है अपने सिस्टम में विजिट ना करें। आप जिस पे आधार यूसीएल चला रहे हैं उस पे आधार से संबंधित ही काम करें, क्योंकि अननेसेसरी नहीं तो फिर उसके थ्रू जो है टेम्परेरी फाइल और जो है वायरस आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है काम करना बंद कर देगा या फिर मशीन सिंक होना बंद हो सकती है।
तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस पे आप आधार यूसीएल चला रहे हैं उस पे आधार से संबंधित ही काम करें। आप अपने सेंटर पे ब्रांडिंग जरूर रखें, क्योंकि आपके साथ में बीसी वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो आपको बैंकिंग की ब्रांडिंग रखनी है, सीएससी की ब्रांडिंग रखनी है। रेट लिस्ट आपके सेंटर के बाहर अंदर दोनों जगह लगी होनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जरूर लगे हों। किसी को कोई सुझाव या शिकायत करना है तो आपको जो मैंने सबसे पहले दूसरे पेज पर दिखाया था वो हेल्पलाइन नंबर्स आपके सेंटर पे डिस्प्ले में रहने चाहिए मेल आईडी के साथ। मशीन सिंक करते समय हमें जो है ध्यान देना है कि हम आधार जो सेंटर नेम है उसमें आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरें, सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। बाकी कभी यूआईडी की विजिट होती है या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स या हमारे स्टेट से भी कोई टीम मेंबर विजिट करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि उनका विजिट के दौरान सहयोग करें, उसका विरोध ना करें, नहीं तो आपका जो है सेंटर या आपकी आधार सर्विसेज को बाधित किया जा सकता है। तो इसलिए आपसे अगर कोई गलती हो रही है तो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ना कि ऐसा कि आप गलत भी कर रहे हैं या कोई गलती पकड़ी जाती है तो फिर उसमें जो है हम आर्गूमेंट करना शुरू करते हैं या फिर विरोध करते हैं। तो जब कभी भी कोई विजिट करता है आपका सेंटर, तो उसका विजिट के दौरान आपको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। अपना सेंटर प्रतिदिन खोलें। आप प्रतिदिन खोलेंगे क्योंकि ये सर्विस अब इसलिए दी गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल पाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम केवल जो है इसमें अपना इनकम या फिर अपना फाइनेंशियल ग्रोथ ही समझ रहे हैं। आप अपने सेंटर को जैसे महीने में अगर 30 दिन है तो कम से कम 25 दिन जरूर अपने सेंटर को ऑपरेशनल रखिए। एटलीस्ट यूसीएल की जो सर्विसेज है हम अनुरोध करते हैं सभी अपने बीसी या अपने यूसीएल भाइयों से कि आप अपने सेंटर को कम से कम महीने में 25 से 26 दिन जरूर अपना सेंटर ओपन करें, यूसीएल की सर्विसेज पे काम करें और पूरा समय देने की कोशिश करें। कुछ बीएलई भाई हमारे जो यूसीएल पे काम कर रहे हैं वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या कभी विजिट करने जाते हैं तो ज्यादातर अक्सर जो है सेंटर बंद पाया जाता है, इस तरह की शिकायत मिलती है। तो अगर विजिट के दौरान ही सेंटर बंद पाया जा रहा है तो फिर हम रेजिडेंट को क्या सुविधा दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान दें कि आप अपने सेंटर को पूरा समय देंगे, डेली सेंटर खोलेंगे तो आपकी जो है कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपके सेंटर फुटफॉल बढ़ेगा। आप सेंटर नहीं खोलेंगे, लोगों को अच्छे से सुविधा नहीं देंगे और कस्टमर या रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर आपके सेंटर पे लोग काम कराने के लिए कतराने लगेंगे कि यहाँ पर जो है ये सही से बात नहीं करते हैं या सेंटर बंद मिलता है। आप साल के 365 दिन काम कर सकते हैं। सुबह आप 7-8 बजे से शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको शंका नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी कोई छुट्टी होती है, गजिस्टेड छुट्टी होती है या फिर कुछ भी होता है तो आप लोग जो है काम करने करें ना करें ये पूछते हैं। सैटरडे संडे हम अक्सर देखते हैं कि सैटरडे संडे जो है काम बिल्कुल डाउन हो जाता है। जो नॉर्मल जो है एनरोलमेंट्स हो रहे हैं तो सैटरडे संडे वो देखा गया है कि हम लोग जो है अपने सेंटर्स को खोलते नहीं है, या तो क्योंकि अगर बात करें कि काम रेजिडेंट कराने नहीं आएंगे सैटरडे संडे तो सैटरडे संडे खोलने की हम लोगों के पास में रिलैक्सेशन या फिर आप समझिए चूंकि आप एंटरप्रेन्योर है हमको ये काम दिया ही इसलिए गया है कि बहुत काफी लोग ऐसे हैं जो कि कहीं पे जॉब करते हैं या फिर कुछ इस तरह की बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे ये उन्हें जो है सैटरडे संडे ही समय मिल पाता है, तो वो काम हमारे से कराएं। इस यही आपसे बोला जा रहा है कि अपना सेंटर विशेष तौर से सैटरडे संडे जरूर ओपन करें। बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बेसिक एजुकेशन है, तो ये सब जो है क्योंकि वो सरकारी प्रेमिसेस में और वो सरकारी लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो वो सैटरडे संडे लगभग बंद रहते हैं। तो उस दिन अगर रेजिडेंट को कुछ अपना आधार से संबंधित मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, मेल आईडी अपडेट कराना है या एड्रेस अपडेट कराना है तो वो हमसे सुविधा का लाभ ले सके। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम सैटरडे संडे विशेषतः ध्यान देते हुए अपने सेंटर को ओपन करें। आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा, रेट लिस्ट, कस्टमर रजिस्टर इत्यादि इस तरह की जो चीजें बेसिक कंप्लायंस है वो आप अपने सेंटर पे जरूर मेंटेन करके रखें। ये रेट लिस्ट है जो अपडेटेड लिस्ट है, आप अपने सेंटर पे ये अपडेटेड रेट लिस्ट जरूर लगाएं। आपसे संबंधित जो भी है वो डेमोग्राफिक अपडेट आप मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस अपडेट करते हो तो उसका 50 रुपये शुल्क है। डॉक्यूमेंट अपलोड का 50 रुपये शुल्क है। आप अगर कलर कॉपी प्रिंट करके दे रहे हैं आधार की किसी को तो उसका निर्धारित शुल्क 30 रुपये है। तो आपके लिए यहाँ पे 3 जो रेट है वही आपके लिए एप्लीकेबल है। डेमोग्राफिक अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड और कलर प्रिंट। ये हमारा जो सेंटर जितने भी हमारे यूसीएल के हैं या सीएससी के जो भी रन हैं हो रहे हैं तो उसकी एक कॉमन ब्रांडिंग है। आप इस तरह का बैनर अपने सेंटर के फ्रंट पर अपना जो भी आपकी दुकान का साइज है एटलीस्ट 4x6 का
लगाकर अपने सेंटर पर रखें, जिससे कि आपके सेंटर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी और जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो लोगों को समझ आ सके कि हाँ ये सीएससी सेंटर है जिसपे कि आधार अपडेट या बैंकिंग की सर्विसेज मिलती हैं। क्योंकि हमारे जो है यूपी में अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख सीएससी सेंटर्स हैं जहाँ की हम सीएससी की अदर सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो यूसीएल की सर्विसेज हैं वो 5,000 से 5,000 के आसपास सेंटर्स हैं जिसपे हम आधार अपडेट की सर्विसेज भी देते हैं। तो आपकी अपनी अलग थोड़ा सा डिफरेंट आइडेंटिटी है, तो डिफरेंट आइडेंटिटी को बनाने या दिखाने के लिए आपको अपने जो आधार सेंटर पे, अपने अपडेट सेंटर पे ये ब्रांडिंग रखना जरूरी है, जिससे कि लोगों को पता लग पाए कि यहाँ पर आधार अपडेट होता है। ये रजिस्टर का फॉर्मेट है जो कि आपको रेजिडेंट जो भी काम कराने आया है, आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी या एड्रेस अपडेट, तो ये रजिस्टर आपको मेंटेन जरूर करना है। इस रजिस्टर को इसी फॉर्मेट में मेंटेन करना है। अक्सर देखा जाता है जब भी फील्ड विजिट करते हैं हम लोग, तो रजिस्टर जो है आधे अधूरे मिलते हैं। आप नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, मोबाइल नंबर में डिजिट पूरी नहीं लिखते, सिग्नेचर नहीं कराते हैं या फीडबैक नहीं लिखते, मोबाइल नंबर नहीं लिखते, उसका आधार नंबर मेंशन करते हैं। तो ये रजिस्टर का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि यूआईडीआई के द्वारा सजेस्टेड है। तो यूआईडी ने जो सजेस्ट किया है उसी फॉर्मेट को हमें यूज करना है। इस रजिस्टर के फॉर्मेट में यूनिफॉर्मिटी आ सके, इसके पर्पज से आप ये रजिस्टर जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमारे सीएससी ग्रामीण ई स्टोर जो हमारी एप्लीकेशन है या हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये रजिस्टर बनाना, मेंटेन करना मस्ट है सभी हमारे जो भी आधार में विशेषतः काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये वेरिफिकेशन या फिर चूंकि ये एक ऐसा आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, की डेट में बहुत बड़े लेवल पे यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट है। तो आपके यहाँ जो भी आधार से संबंधित काम कराने रेजिडेंट आ रहे हैं, किस रेजिडेंट का आपने क्या काम किया, क्या आपने उससे चार्जेस लिए, उसका नाम क्या था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, उसकी सिग्नेचर, और उसका अगर कोई सुझाव है तो इस तरह की फीडबैक के पर्पज से ये रजिस्टर को बनाने के लिए बोला जाता है। कभी कोई कंप्लेन आती है, कोई वेरिफिकेशन करना होता है, तो फिर ये रजिस्टर हो गया या आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो ये 2-3 टूल हैं जो कि आपके क्रॉस वेरिफिकेशन में काम में आते हैं। कोई कंप्लेन आती है कहीं से कि यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का आधार गलत तरीके से बना दिया गया है या फिर यहाँ पर इन्होंने आधार बनाने के ज्यादा पैसे ले लिए हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए अगर ये रजिस्टर, हम वेरीफाई कैसे कर पाएंगे, या आप भी अपने आप को डिफेंड की हमने जो है, ऐसे तो कोई भी अगर झूठी कंप्लेंट भी करेगा तो फिर आपको मानना ही पड़ जाएगी कि हाँ वो सही बात होगी। तो इसलिए इसलिए बोला जाता है कि आप जितने भी रेजिडेंट का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड, उसकी कंप्लायंसेस को जरूर मेंटेन करें, जिससे कि कोई फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं कुछ केसेस में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ केसेस में सच्चाई भी होती है। तो सच्चाई या जो फेक केसेस होते हैं, तो फेक केसेस को हमें अपने आप को साबित करने के लिए ये टूल्स हैं कि आप रजिस्टर मेंटेन करें, सीसीटीवी आपके सेंटर पर लगा हुआ हो, रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें। आप अपने रेजिडेंट के साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आपके आसपास के लोगों में भी आपके जो एरिया में जहां आप काम कर रहे हैं तो आपकी फेथ अलग तरह की होगी। कभी कोई अगर आप आसपास भी इंक्वायरी की जाती है, अगर रेजिडेंट कोई गलत काम करता है तो यहाँ पे ये केंद्र संचालक है, इनका क्या फीडबैक है, ये कैसे काम करते हैं, लोगों से व्यवहार कैसा है इनका, या ये चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं, तो वो सब काम में आता है जब कभी भी कोई कंप्लेन आती है। तो आप सभी हमारे जो भी आधार पे काम कर रहे हैं यूसीएल भाई, उनसे अनुरोध है कि आप ये रजिस्टर है, से आपके सेंटर पे व्हील चेयर होनी चाहिए, आपके सेंटर पे 5 से 7 लोगों के बैठने का स्पेस होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी दुकान जो है 7x10, 5x10 इस तरह के एरिया जरूर हो आपके शॉप में। बहुत छोटी सी दुकान रहेगी तो पता लगा एक लोग बैठने तो छोड़िए, खड़े होने का भी स्पेस नहीं रहता है कई बार। तो इसलिए बोला जाता है कि इतनी बड़ी दुकान हो कि उसमें 5-7 लोग बैठ पाए अच्छे से, क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हैं इसके साथ में सर्विस वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। और सीएससी में चूंकि आपको ये जो काम मिला है वो सीएससी के बिहाफ पे मिला है, सीएससी आपकी पहचान है। सीएससी की सर्विसेज जो और सर्विसेज हैं, प्रधानमंत्री जी की सर्विसेज हैं, पीएम सिम है, पीएम किसान है, और ये किसान सम्मान निधि है,
एनपीएस हैं, इस तरह की सर्विसेज पे आप काम करिए जो सरकारी स्कीम्स हैं। और चूंकि आप यूसीएल पे काम कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि हम यूसीएल पे काम करने से ही अपनी जीविका चला लेंगे, और ये भी नहीं है कि यूसीएल जो है वो आप जो बिजनेस के उससे देख रहे हैं। यूसीएल एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से लोगों का आपके यहाँ पे जुड़ाव है। तो आप कोशिश करिए ना कि जो भी लोग आपके यहाँ पे आधार की सर्विसेज ले रहे हैं तो उन्हें आप अपने सेंटर में ब्रांडिंग रखिए सारी सर्विसेज की। एटलीस्ट 20-25 सर्विसेज ऐसी हैं, सीएससी की, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आईआरसीटीसी है, जिनके बिहाफ पे आप अपने सेंटर पर फुटफॉल बढ़ा सकते हैं। और वो आपके यहाँ से अगर ये सर्विसेज लेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपके साथ, तो बीसीबी भी जुड़ा हुआ है, तो लोगों के आप पैसे क्या लेन देन करते होंगे, उनके अकाउंट ओपनिंग में हेल्प कर रहे हैं, और तो पैन कार्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे यूपी में 40 जिलों में ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज हमारे साथ पास हैं, जहाँ पे कि हम आय जाति निवासी बनाते हैं। अभी पिछले कुछ एक समय से देख रहे हैं आप, लास्ट वीक से ये कर दिया गया है कि अब जो सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जारी होते हैं आय जाति निवास, वो उन्हीं के जारी हो पा रहे हैं जिनके मोबाइल नंबर आधार में लिंक है। तो जिनका अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो उनका अब डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको कि अब मोबाइल नंबर जिन लोग जो वंचित थे अभी भी, जिनका नहीं हो पाया था, या जिन्होंने नहीं कराया था मोबाइल नंबर लिंक, वो डोमिसाइल अगर बनवाना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो पहले उनको मोबाइल नंबर लिंक कराना मस्ट कर दिया गया है। तो आप अब उनका मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हैं, तभी जाके उनका आप डोमिसाइल या फिर जो भी सर्टिफिकेट वो बनवाना चाह रहे हैं उनके लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में स्कोप है, बस हमें थोड़ा सा अपने आप को, अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट रखने की जरूरत है। ना कि हम बस केवल एक ही सर्विस पे डिपेंड हैं कि हाँ यूसीएल में 2-4 लोग आए, हाँ, फिर ये जो चीजें आती हैं करप्शन की या ओवर चार्जिंग की, वो वहीं से निकल के आती हैं कि हम 1-2-3, क्योंकि अब इतना ज्यादा काम भी नहीं है, मोबाइल नंबर है या कोई भी चीज है तो वो अपडेट कराने वाले लोग भी कम है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर इनकम के सोर्सेज कम होंगे तो फिर हम दूसरी गलत तरह से पैसे कमाने के लिए तरफ जारी अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप सीएससी की जो सर्विसेज हैं, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज पे काम करिए, लोगों को बताइए, लोगों को सुविधा, चूंकि सीएससी का जो पर्पज है, सीएससी का जो मोटिव है वही है कि जो ग्राउंड पे ग्रामीण क्षेत्रों तक जिनको लोगों को तहसील या फिर शहर जाकर जो सुविधाएं लेते थे उससे भीड़ को कम करने के पर्पज से ही सीएससी का जो है चल रहा है, विजन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसमें आप पिलर हैं, अगर आप काम करते हैं, लोगों को सुविधाएं देते हैं, तो उससे आपकी पहचान बढ़ती है, सीएससी की पहचान बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है। आप कोई भी काम करते हो तो आपको आपकी अपनी इनकम है, सीएससी की अपनी अपना शेयर है। तो हमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना है कि हाँ ये चीज है कि कभी कभी कुछ एक सर्विसेज में कम कमीशन है, किसी में ज्यादा कमीशन है, लेकिन कम ज्यादा कमीशन से कुछ नहीं होता, बस आपको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज पे फोकस करना है। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज पे काम करेंगे, आप गैस बुकिंग करते हो, 1 रुपए वहां पे चार्जेज है उसका, उसमें कितनी आप कमीशन अर्न करते हो आपको पता है। आप बिजली बिल करते हो वहीं पे, तो एक बिल जमा करते हैं तो उसकी भी एक फिक्स है कि हाँ भी एक बिल जमा किया तो उस पर इतनी इनकम हो गई। आईआरसीटीसी रिजर्वेशन है, कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं जो कि जहाँ पे B2C से रिलेटेड है, आप बिजनेस से पर्पज से सीएससी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण ई स्टोर है जहाँ से आप, अगर आप ई स्टोर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या फिर उस तरह से अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को जो है ऑर्डर कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसीलिए चीजें हैं कि आपको बोला भी इसीलिए जाता है कि आप इस पे काम करिए, इस सर्विस पे काम करिए, यूसीएल पे ही आप बिल्कुल बॉन्ड ना रह जाइए। क्योंकि आप अगर यूसीएल पे काम करेंगे तो अब इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, आप सोचे कि हम यूसीएल पे ही काम करते हुए अपनी जीविका चला लेंगे। तो हमें अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विसेज को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए लोगों को पहुंचाने में मदद करें, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हम कमीशन अगर कमाते हैं तो आराम से अभी भी हमारे पास में काफी स्कोप है। अभी भी लगातार सीएससी बनते जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो लोग नए भी ले रहे हैं तो उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं है ना कि मैं कुछ अर्न करूंगा, सीएससी के साथ जुड़ूंगा तो कुछ अर्न करूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा समाज में। तो हमारी जो पहचान है, इसके पक्ष मकसद जो है वो यही है कि हमारी एक तो अपनी अलग पहचान बनती है सीएससी से जुड़ने के साथ में, और साथ में हम जो भी काम करते हैं उसके साथ में हमारी इनकम भी होती है। हम एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। इसलिए हमें किसी भी तरह से कोई भी गलत एक्टिविटी करते हुए, मैल प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को, अपने बिजनेस को खोने नहीं देना है।
हम चाहे वो डॉक्यूमेंट लेने की बात हो या करप्शन से रिलेटेड बात हो या फिर सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ वाली बात हो, ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने देना है। अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हुए काम करना है। मेरा थोड़ा सा लास्ट में 2 मिनट बोलने का पर्पज इन चीज़ों पे यही था, क्योंकि अब आए दिन जो है बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं इन चीज़ों को लेके कि हम कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, हम रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम अपना सेंटर प्रॉपर नहीं चला रहे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सर्विस हमको मिली हुई है, हम एक तो कुछ एक लोगों के पास में वो सर्विस है, इस सर्विस को मेंटेन रखने का बस एक ही तरीका है, हम ईमानदारी से काम करें, हम डेली काम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट को सर्विसेज से जोड़ें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सीएससी आगे बढ़ पाएगा और सब लोगों का उसी में भला है। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ में आज की मुलाकात सेशन को, जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा ये फेसबुक लाइव सेशन हमेशा हमारे जो सीएससी उत्तर प्रदेश पेज है उस पर लाइव, अभी जो लाइव चल रहा था ये हमेशा सेव रहता है। तो आप जो बीएलई भाई इस फेसबुक लाइव सेशन को लाइव नहीं देख पाए, वो बाद में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं मेरी बातों को, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस की। तो सभी बीएलई भाइयों से इसी आशय के साथ में कि हम अच्छे से काम करेंगे, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीएससी की सर्विसेज से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। इसी आशय के साथ में अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी बीएलईओ को भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आज की मुलाकात सेशन को देख रहे थे। नमस्कार।